कितने लोग सोचते हैं that people are our greatest asset? Please raise your hand. Not true. Not true at all. साहब ध्यान दीजिएगा, people are not assets. Only good people are assets, rest are all liabilities. कहीं पर भी देखिए साहब, only good people are assets, rest are all liabilities. और गुडनेस कहीं पर भी देखें, अच्छाई हमेशा हम लोगों को सींचनी पड़ती है. Goodness always needs to be cultivated, evil happens. Anywhere. हम लोग के प्रोग्राम की बुनियाद दो है. एक, we don't have business problems, we have people problems. And when we take care of our people problems, most of our business problems are automatically resolved. How many agree with that? Raise your hand. साहब इसका आंसर यस है, बिल्कुल ठीक है. That's true. Absolutely. मतलब क्या है, हमें व्यापारिक प्रॉब्लम समस्याएं नहीं हैं, व्यावहारिक समस्याएं हैं. और जब हम व्यावहारिक समस्याओं को दूर कर लेते हैं, हमारी व्यापारिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं साहब, ऑटोमेटिकली. ये एक पिलर है. और देखिए, आप कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, we are hired for our skills, but we are fired for our behavior. Yes, no. Look at this. It is so true. हम लोग को हमारे स्किल के लिए हायर किया जाता है, लेकिन फायर कर दिया जाता है अपने व्यवहार की वजह से. और दूसरी चीज, जब भी कोई इंसान यह कहता है कि यह मैं काम नहीं कर सकता, वो दो चीज कह रहा है, या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता. ध्यान से देखिए, जब कोई इंसान यह कहता है कि यह काम मैं नहीं कर सकता, दो चीज कह रहा है, या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता. अगर यह कह रहा है कि मुझे करना नहीं आता, तो उसको टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन की जरूरत है साहब. लेकिन अगर यह कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता, तो दो चीज कह रहा है, या मैं परवाह नहीं करता, दैट इज ए एटीट्यूड इश्यू. मेजर चैलेंजेस इन्हीं दो कैटेगरीज में आती हैं, या एक एटीट्यूड इशू होता है या वैल्यूज इशू होता है. 90% of the problems are right here. How many agree with that? Raise your hand. This one is a yes again. That's right. आप देखें कि साहब एटीट्यूड की बात है. एक ही हालात में कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं साहब. Exactly the same set of circumstances. How come? कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं. Same set of circumstances. Attitude. आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है? मैं हाथ खड़ा करके बताइए तो. अच्छा, मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि will you laugh at the same jokes? That's why. So I want to get a new, that's all. So that I want to make sure I get different set of jokes. That's it. Okay. Important thing is, आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना है साहब? Who was Muhammad Ali? The champion boxer. साहब जब वो रिंग में जाते थे, क्या कहते थे? I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion. He never said, I hope I win, I hope I win, I hope I win. ये कभी नहीं कहा साहब उन्होंने. He used to say, I'm the champion, I'm the greatest. ये क्यों कहते थे? एंड जब वो रिंग में जाते थे और अपने अपोनेंट को देखते थे और उसको कहते थे, You have the belt, but I am the champion. बेल्ट तुम्हारे पास है लेकिन चैंपियन मैं हूं. साहब रिंग के अंदर चैंपियन बनने से पहले वो बाहर चैंपियन बन चुके थे ऑलरेडी. He was a champion outside. But
ये क्यों कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन? दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग. मेंटली अपने आप को, ही यूज्ड टू साइक हिमसेल्फ अप मेंटली. इसका क्या मतलब है? With positive thinking, everything in life is possible. How many agree with that? Raise your hand. Not true. This one is not true. साहब ध्यान दीजिएगा, बहुत गलत फहमियां हो जाती हैं आदमी को. मैं साहब चाहे जितना पॉजिटिव हो जाऊं, मैं आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता साहब, मर जाएगा दूसरा आदमी. साहब पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता है. पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एफर्ट के साथ एंड पॉजिटिव एक्शंस के साथ आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देता है साहब. साहब जब मोहम्मद अली ये कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, मेंटली साइकिंग हिमसेल्फ, उस टाइम वो अपने बैठक में बैठ के वहां पे पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, वीडियो नहीं देख रहे थे, टेलीविजन नहीं देख रहे थे, कोला नहीं पी रहे थे. ऑल द टाइम जब वो कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, ही वॉज इन द रिंग पंचिंग द बैग ऑल द टाइम. ही वॉज पंचिंग द बैग. मतलब पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एक्शंस के साथ चल रही थी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट पॉजिटिव एक्शन विल गेट यू नोवेयर इन लाइफ. मैं किताब लिख रहा हूं मिथ्स. बहुत बारी ये गलत फहमी होती कि साहब पॉजिटिव थिंकिंग से सभी कुछ कर लोगे आप. नो नो, पॉजिटिव थिंकिंग मस्ट बी बैक्ड विद पॉजिटिव एक्शंस in order to achieve success. It increases your probability of success. आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है इससे. मोहम्मद अली ने एक और बात कही कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. आपको काबिलियत भी चाहिए, आपको इरादा भी चाहिए. which means he said you need the skill and you need the will. To succeed you need two things in life. You need the skill and you also need the will. एक के बिना दूसरी काम नहीं करेगी साहब. दोनों चीजें चाहिए आपको, काबिलियत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए. लेकिन इन दोनों में से उसने कहा कि will is a little more important than the skill. They are both important, but will is a little more important than the skill. तो उसने कहा कि साहब जब मैं चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था तो मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया. साहब ध्यान दीजिएगा, the champion has been beaten more times in the ring than anybody else. बोले जब मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया और मैं वहां पे जमीन पे लेटा हुआ था और रेफरी मुझे काउंट कर रहा था, उस टाइम मेरे स्किल ने मुझे मदद नहीं की साहब. व्हाट स्किल? बोले उसने ऑलरेडी तो मुझे मार के गिरा दिया. उस टाइम बोला इट वॉज माई विल जो मुझे कह रही थी बार बार, एक बारी फिर से उठ जाओ भाई, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब. इट वॉज माई विल, इट वॉज नॉट माई स्किल दैट पिक मी अप. वन मोर टाइम. साहब आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा. कौन था माइकल फेल्प्स? दैट स्विमर. कितने गोल्ड मेडल्स जीते साहब उसने? 21 या 22 जीते लास्ट ओलंपिक्स में. लेकिन इसको प्रसिद्धि कब मिली? 2008 में, जब इसने क्या किया, बीजिंग में 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. किसका? मार्क स्पिट्स का.
मार्क स्पिट्ज 1972 में म्यूनिक में उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। वहां पे प्रेस वाले भी थे, तो किसी ने कहा कि साहब 7 गोल्ड मेडल जीत लिया आपने, मस्ट बी योर लकी डे, मस्ट बी योर लकी डे। तो जब मार्क स्पिट्ज ने यह सुना मस्ट बी योर लकी डे, उसको बहुत बुरा लगा। तो उस जर्नलिस्ट को बुलाता है, कहता है तुम इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं व्हाट लक डिड फॉर मी। कहता है आई वॉज इन मैक्सिको 1968। बोला मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते। ही सेज मैं खुश था लेकिन ना खुश था। बोले मैक्सिको से म्यूनिक में 4 साल में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। और अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब है 2,500 घंटे हर साल। और गणित और अच्छा है, इसका मतलब है 8 घंटे डेली बिना एतवार के। और मार्क स्पिट्ज ने जर्नलिस्ट को कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगले 4 साल के लिए 8 घंटे डेली पानी में बैठ जाइए, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। पूछता है, बोले क्या किस्मत ने मुझे जिता दिया है। बोले साहब लक इज नॉट डिजाइन्ड टू डिलीवर यू दीज थिंग्स इन लाइफ। और उसने जवाब दिया, बोले एथलीट्स, ध्यान दीजिएगा, एथलीट्स ट्रेन 15 years for 15 seconds of performance। बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाके उनसे पूछिए किस्मत ने दिला दिया उसको। हमारा ऑफिस है सिंगापुर में। 3 साल पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, 2016 की ओलंपिक्स के लिए 5 गोल्ड मेडल के लिए 3 साल पहले अखबार में लिखा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2016 के लिए 5 गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और उससे कितने साल पहले से तैयारी चल रही है, इमेजिन। बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। तो साहब ऐसा है, लेकिन माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते बीजिंग में। अब मैं यहां से हाथ देखना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोगों को यह मालूम है कि 2 साल पहले ओलंपिक से 2008 से पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था साहब। one lady, I need to give you a gift. Come on up here. Only one person here. Look at this. I'm going to give you one of my posters. सब 35 साल पहले मैंने ये एक पोएम पढ़ी थी, इसने मेरी जिंदगी बदली। ये लिखा है डोंट क्विट। It says, when things go wrong as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit. It says success is failure turned inside out. The silver tints of clouds of doubt. You never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. It says, so stick to the fight when you're hardest hit. It's when things go wrong that you must not quit. Thank you very much. Thank you. Give her a hand. Look at what she said. कहती है साहब, my sister trained 10 hours per day to go for the Commonwealth Games. 10 hours a day.
साहब जानते हैं, लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए तैयारी करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते साहब। रिपीट, मोस्ट पीपल वांट टू सक्सीड, but very few people are willing to pay the price to prepare to succeed. सफल होना चाहते हैं साहब, लेकिन सफल होने की तैयारी करने की कीमत चुकाना नहीं चाहते साहब। आप भी चले जाइए, अगर 8 घंटे डेली अगले 4 साल के लिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए, 10,000 घंटे, आप भी ओलंपिक में जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं। सवाल यह है, क्या मैं करने के लिए तैयार हूं? मैं नहीं तैयार हूं, आप नहीं तैयार हैं। अगर आप और हम तैयार हो जाएं, हम भी मार्क स्पीक्स के साथ कंपीट कर सकते हैं। यस, नो? साहब 2 साल पहले ओलंपिक से माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, और डॉक्टर ने उसको कहा कि देखिए, अब आप पानी में नहीं जा सकते। और सवाल यह है कि अगर आपका हाथ जुड़ जाए तो क्या इसमें उतनी ताकत दोबारा से आ सकती है जैसे पहले थी? आप ओलंपिक्स में कंपीट कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ नहीं कर रहे हो। माइकल फेल्प्स 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, इसकी पूरी जिंदगी का सपना चूर हो रहा था साहब। हर रात को इसने सपने लिए साहब। सपने तो जब सोते हैं तभी आते हैं। कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए साहब। बिल्कुल झूठ है साहब, यही तो। साहब ध्यान दीजिएगा, आज सपनों की एक नई परिभाषा लेके जाइए। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं साहब। क्या बात कर रहे हो? माइकल फेल्प्स ने अपनी जिंदगी का सपना देखा टूटते हुए। बोला साहब, मैं पानी में जाऊंगा, हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, पांव इस्तेमाल करूंगा। साहब ट्रेनिंग करता रहा माइकल फेल्प्स। उसके बाद 2008 में बीजिंग में इसने मार्क स्पिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 8 गोल्ड मेडल जीता साहब। ये 8 गोल्ड मेडल, और 8 में से एक इवेंट थी 100 मीटर्स बटरफ्लाई स्ट्रोक। अंदाजा लगाइए कि माइकल फेल्प्स और जो दूसरे नंबर पे आया था, कितना फासला रह गया था साहब? 1/100th ऑफ ए सेकेंड। एक सेकेंड का 100वां हिस्सा। अब साहब कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कीजिएगा, मुझे आता नहीं साहब ये सब। एक सेकेंड का 100वां हिस्सा। और कहा जाता है कि जब इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और यह हाथ से प्रैक्टिस कर रहा और लात से प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी लेग्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी दैट लास्ट पॉइंट इसी ने उसको लास्ट पुश दिया साहब। लास्ट आज मैं आपसे इतने लोगों की जीवनियां जब पढ़ते हैं, आज एक सफलता की आपसे एक नई परिभाषा देना चाहता हूं आपसे। इन्हीं से सीखा हूं मैं, मेरी नहीं है ये। सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स। माइकल फेल्प्स को प्रॉब्लम थी, ही हैड अ प्रॉब्लम। सब समस्या के ना होने को सफलता नहीं कहते, समस्या के ऊपर काबू पाने को सफलता कहते हैं। ही हैड अ प्रॉब्लम। और सफलता इससे नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए। सफलता इससे मापी जाती है कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं साहब।
सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं। सफलता उससे मापी जाती है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा कर रहे हैं। आप देखिए, एथलीट कभी दूसरे के साथ कंपीट नहीं करता, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है परमानेंटली साहब, बार बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा साहब। वो अपने आप के साथ कंपीट करता है साहब। कुछ 6 महीने पुरानी बात है, सिंगापुर में मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तकरीबन 50% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन द फर्स्ट 5 years. These are statistics. 50% of businesses फेल हो जाते हैं विद इन द फर्स्ट 5 years. और अमेरिका में ये स्टैटिस्टिक्स है कि तकरीबन 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में. और उस आर्टिकल में लिखा था कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आज स्पीड है इंफॉर्मेशन की, लोगों को मुश्किल हो गया है साहब टू कीप अप विद द पेस टुडे. हम जैसे आदमी छोड़िए जिसके अब बाल सफेद हो गए. एक आदमी मेरे को रास्ते में मिले तो मेरे को देख के कहते हैं आप कुछ पहचाने लग रहे हो भाई एयरपोर्ट पे. तो मैंने कहा शायद मेरा कॉमन फेस होगा भाई कुछ. तो मेरे को कहता है ओ आप वैसे लगते हो जिसने किताब लिखी है वो कुछ उसका कोई रिश्ता तो नहीं है. हाँ मैंने कहा साहब वो मेरा बेटा है. हाँ बोले हाँ उसके बाल काले साहब किताब बाल काले. मैंने कहा साहब तो anyway, leave aside people like me who's got white hair, but even the younger generation is finding hard to keep up with technology. बहुत मुश्किल हो गया है साहब. और उस आर्टिकल में लिखा था कि स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे बढ़ रही है, हर क्लास जो आज ग्रेजुएट कर रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है. रिपीट करता हूं साहब, आज हर क्लास जो ग्रेजुएट हो रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है. ये स्पीड है टेक्नोलॉजी की. ये पॉजिटिव साइड है that they are little more knowledgeable than the previous one. The flip side is within 2 years इनकी knowledgeability obsolete हो जाएगी साहब. 2 साल के अंदर इसकी नॉलेज भी obsolete हो जाएगी. और उस आर्टिकल में लिखा था कि आने वाले टाइम में, साहब ध्यान दीजिएगा, आने वाले टाइम में सिर्फ वही लोग सफल हो पाएंगे जिनके पास 2 काबिलियत होंगी साहब. People who have people skills and people who have selling skills. Repeat करता हूं. Only people who will succeed in life going forward are people who have 2 skills. People who have people skills and people who have selling skills. Ability to deal with people and ability to sell. जिनके पास ये 2 काबिलियतें हैं, बोले साहब उनको सफलता से कोई नहीं रोक सकता. अब इसका उदाहरण क्या है आप देखें. किसी भी संस्था में आप देखिए जितना लोअर एक वर्कर होगा 90% उसका टाइम टेक्निकल स्किल्स में चला जाएगा. 10% टाइम या उससे भी कम
जाएगा लोगों के साथ व्यवहार में। और जितने आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर उठते चले जाते हैं, 90% आपका टाइम जाता है लोगों के साथ व्यवहार में, लेस देन 10% इन टेक्निकल स्किल्स। यस नो? 90% टाइम। यूएस में एक लीडरशिप मीट हुई, तो वहां पे कुछ लोगों को, गिनती के लोगों को बुलाया, तो हमारे को भी बुलाया हुआ था वहां। 5 दिन की लीडरशिप समिट थी। तो वहां पे एक चीज बहुत उभर के आई कि आज की जो जनरेशन है, दे आर वेरी टेक सेवी। सब टेक्नोलॉजी में कमाल कर देते हैं लोग। दे कैन स्पेंड आवर्स in front of that, what do you call it? I don't know how to call it. Thank you, monitor. हमारे टाइम में तो मॉनिटर वो डंडा लेके जो बैठते थे क्लास में, उसको मॉनिटर कहा करते थे साहब, मॉनिटर। तो साहब मैं सिर्फ जानना चाहता था, खाई मैं ही अनपढ़ हूं या कोई और भी है साहब? Monitor. They can spend hours in front of that machine. They're so comfortable with that machine. But the flip side is that they have become uncomfortable with people today. Yes, no? The current generation has become uncomfortable with people. और साहब टेक्नोलॉजी इतनी अभी एडवांस नहीं हुई है। यू स्टिल हैव टू गेट मैरिड टू पीपल। यू कांट हैव बेबीज फ्रॉम कंप्यूटर्स एज ऑफ नाउ। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं साहब। यू हैव टू लिव विद पीपल। और साहब किसी ने बहुत सही बात कही है, टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस आप हमेशा पैसे के साथ खरीद सकते हो, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर इंसान, रिश्ते उनको बनाने ही पड़ते हैं। सब टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस पैसे के साथ हमेशा खरीद सकते हो आप, लेकिन दुनिया में चाहे जितना अमीर इंसान हो जाए, रिश्ते उसको बनाने पड़ते हैं साहब। इसको क्रूड लैंग्वेज में कहा जाएगा कि साहब आप कुत्ता खरीद सकते हो लेकिन पूंछ नहीं हिलवा सकते साहब। Technical people skills, they are crucial. और दूसरा is selling skills. दूसरा इज सेलिंग स्किल्स। तो साहब हमने जब किताब लॉन्च की पिछले साल, यू कैन सेल, तो प्रेस वाले आए वहां पे और बोले कि किताब का नाम है यू कैन सेल। ये किताब लगता है सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है। तो मैंने उनसे वापस सवाल पूछा, साहब आप बताइए मुझे कौन नहीं बेच रहा? तो मैंने इस किताब से एक डेफिनेशन निकाल के दी, डेफिनेशन ऑफ अ सेल्स पर्सन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इसमें डिफाइन किया है साहब, हु इज अ सेल्स पर्सन। एनीवन, ध्यान दीजिएगा साहब, एनीवन who sells a product, service, or an idea is a salesperson. Repeat. Anyone who sells a product, service, or an idea is a salesperson. Based on this definition,
आप बताइए साहब, कौन नहीं बेच रहा? साहब, एक कैंडिडेट एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, क्या कर रहा है वो? व्हाट्स ही डूइंग? ही सेलिंग. साहब एक बात बताइए, ए बॉय गर्ल प्रपोजिंग टू गेट मैरिड, व्हाट आर दे डूइंग? साहब एक बात बताइए, ए lawyer arguing in front of the judge for his client, what's he doing? Hello? A politician giving speeches to get votes, what is he doing? Hello? What am I doing right now? I'm also selling. Who is not selling? We are all selling. We are always selling, either for or against ourselves. And success in life depends on our ability to sell. Chaudhary Sahab, we are all selling, we are always selling, either for or against ourselves. It is not neutral. ये साहब ये लीडरशिप की बात है, कभी न्यूट्रल लीडर नहीं हुआ, या अच्छा लीडर होगा या घटिया लीडर होगा, न्यूट्रल लीडर कोई नहीं होता साहब. There is no neutral leader. And good leaders actively guide, bad leaders actively misguide. Hello? अच्छे लीडर गाइड करते हैं, बैड लीडर मिसगाइड. न्यूट्रल नहीं होता कोई लीडर भी साहब. तो मैंने कहा साहब कौन नहीं बेच रहा है? We are all selling. We are always selling. And then मैंने उनसे पूछा, बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब तो सेलिंग में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको यू नीड टू लर्न द टैक्टिक्स ऑफ सेलिंग. In sales, if you want to succeed in life, you need to learn the tactics of selling. How many agree with that? Raise your hand. Not true. मैंने कहा साहब, in sales, you need to learn the principles of selling, not tactics of selling. Why? Because principles are based on foundation of integrity. Tactics are manipulative. बहुत फर्क है साहब. टैक्टिक्स में आप मैनिपुलेट करते हो, प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ इंटेग्रिटी. बहुत फर्क है. और फिर बोले कि साहब इन सेलिंग यू नीड टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. मैंने कहा ना गलत है साहब. प्रोफेशनल्स लर्न द ट्रेड, दे लीव द ट्रिक्स टू द चीट्स एंड क्रुक्स. लीव द ट्रिक्स टू द चीट्स एंड क्रुक्स, लर्न द ट्रेड. आज स्टैटिस्टिक्स देखिए आप. Narayan Murthy said 90% of graduates that are coming out from our colleges, whether management or engineering colleges, they are not employable. How can you employ them? और बिल्कुल सही कह रहे हैं. And about 60 to 70%, ध्यान दीजिएगा साहब, 60 to 70% of engineering graduates today end up in sales jobs and they don't know how to sell. And funny part is, जानते हैं लोग अपने आप को सेल्समैन कहने से एक शर्म आती है उनको, उनका स्टेटस गिर जाता है. बेचने जा रहे हैं, लेकिन जानते हैं लोग क्या, लोग पूछते हैं उससे क्या काम करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूं जी, मैं मार्केटिंग करता हूं. सेल्समैन नहीं कह सकते अपने आप को, जानते हैं शर्मिंदा महसूस करते हैं. मैंने इस किताब में मार्केटिंग डेफिनेशन दी है, जो मार्केटिंग पढ़ाते हैं. मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग only identifies and strategizes sources of money, gets no money. Only sales gets money. Are you with me?
दैट्स राइट। मार्केटिंग तो खाली सिर्फ आइडेंटिफाई करती है, स्ट्रेटेजाइज करती है, सोर्सेज ऑफ मनी, गेट्स नो मनी, ओनली सेल्स गेट्स मनी। आप साहब किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, बैलेंस शीट देखिए, सिर्फ एक आइटम प्रॉफिट साइड में लिखी होती है, वो क्या कहते हैं? सेल्स। और उसके अलावा हर चीज इज ओवरहेड्स। प्रॉफिट में सिर्फ एक आइटम जाती है, सेल्स, रेस्ट एवरीथिंग इन द कंपनी इज। साहब एक अच्छी कंपनी, good salespeople are the first to be hired, last to be fired, because they represent profit. मैं आज इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग आए हैं यहां पे। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बुनियाद क्या है साहब। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप? जानते हैं, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड वर द ग्रेटेस्ट सेल्स पीपल इन द वर्ल्ड। अगर वो अपना विचार नहीं बेच सकते तो साहब वो कौन से फॉलोअर बना पाएंगे जिंदगी में? एक फॉलोअर नहीं बनेगा उनका जिंदगी में। Some of the greatest leaders in the world were the greatest salespeople in the world. They were able to sell an idea, अपना विचार बेच पाए, तभी उनके पास लोग, इतनी जनता इकट्ठी हो गई साहब उनकी। आप लोगों ने मेरी कहानी तो शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने सुनी लास्ट टाइम, लेकिन थोड़ा संक्षेप में मैं जिन्होंने नहीं सुना उसके बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था अमेरिका में, 200-250 लोग थे वहां पे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर सभी थे, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन भी थे। क्योंकि आज की तारीख में हर जगह पे सब लोगों को एक दिक्कत है, बोले साहब कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज चाहे जो काम करें, कंपटीशन बहुत घना है। कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए साहब। यस, नो? How many say yes? How many say no? How many are confused? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं साहब। ऐसा है, बहुत पुरानी बात है। मैं वहां पे गया तो मैंने कहा, जाते ही मैंने कहा कि साहब इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया जैसा अब है। जितना आसान आज है सफल होना जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं हुआ। रिपीट करता हूं, सफल होना जितना आसान आज है, ऐसा जिंदगी में कभी मौका नहीं आया, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो। तो जब मैंने 2 बारी कहा तो एक आदमी पीछे से अपने बगल वाले को हाथ मार के कहते हैं कि साहब ये क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने उसकी बात सुनी, तो मैं उसके पास गया और मेरे को पूछता है कि साहब आप बताइए कि हाउ कम वी हैव नो कंपटीशन, हमारा कंपटीशन ही नहीं है साहब। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैं आप सब लोगों से यही सवाल पूछ रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को जवाब देना है, तो सवाल ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने उससे सवाल यह पूछा और आप लोगों से वही पूछ रहा हूं, साहब आप कितने लोगों को जानते हैं जो सड़क पे चल रहे हैं इस टाइम, जो जितने उनको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? कितने लोगों को जानते हैं आप? हेलो? हार्डली एनी। सब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और एक दूसरा वर्ग है जो उतना ही काम करता है जिससे उसकी जान छूट जाए साहब।
और एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है जिसको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके वो आपको लौटाते हैं। मैंने उससे पूछा कि अगर आप उस छोटी सी परसेंटेज में आते हो, चाहे आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप मुझे बताइए आपका कंपटीशन है कहां साहब? साहब आज की तारीख में आपको एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, कई वकील बैठे हुए यहां। आज की तारीख में आपको अच्छा वकील नहीं मिलता साहब, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता साहब, आपको अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता। सवाल यह है कि जितने आपको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को आप तैयार हैं? आप देखें, किसी सफल इंसान की जीवनी पढ़ें और किसी सफल ऑर्गेनाइजेशन की जीवनी पढ़ें आप, उन सब लोगों ने एक ही सिद्धांत से जिए हैं और वो सिद्धांत है, मुझे जितना मिलेगा उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी कस्टमर को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को साहब। ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, आप किसी भी सफल इंसान की फिलॉसफी देखें जिसने सफलता हासिल की है और उसके बाद सफलता को कायम रखा है। हासिल करना एक चीज है और कायम रखना दूसरी चीज है साहब। सफलता हासिल की है और उसके बाद कायम रखा है, और तीसरी बात, उसके बाद अपनी गुडविल, सद्भावना मेंटेन की है। तीन चीज जरूरी है, सफलता को कायम रखना, और तीसरा सद्भावना, गुडविल मेंटेन करना। तीनों को अगर जिसने मेंटेन किया है वो सब इसी सिद्धांत से जिए हैं, मुझे जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जो मिला उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को। साहब एक बात बताइए कि हम सब अगर आज से इस सिद्धांत से जिए, हमारा कंपटीशन है कहां साहब? हम ही कंपटीशन बन जाते हैं दूसरों के लिए साहब। वी हैव नो कंपटीशन, वी बिकम द कंपटीशन। अब एक बात बताइए, इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए पीएचडी की जरूरत है भैया? अच्छा, इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए एमबीए की जरूरत है? जानते हो, एमबीए और पीएचडी करने के बाद फिर भी नहीं समझ में आती लोगों को। मुश्किल तो ये है, दुख की बात ये है, इसके लिए ना एमबीए चाहिए ना ही पीएचडी चाहिए साहब। भाई साहब, आपको 1973, अब जिन्होंने पहले सुना होगा उसके लिए थोड़ा सा रिपीट होगा, बट 1973 की बात बता रहा हूं। जनवरी 1973 मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में, तकरीबन 1000 लोग काम करते थे साहब। मैंने क्रिएट नहीं की थी, मैंने इनहेरिट की थी। तो माइंस नेशनलाइज हो गई, सरकार ने सभी कुछ ले लिया साहब। अब कुछ परिवारों के पास पैसे थे, हमारे पास नहीं थे। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं कॉलेज में था, और मेरी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते हुए थे साहब। अब कुछ लोग मेरी एज का अंदाजा लगा रहे हैं साहब ऑलरेडी, बट दैट इज ओके। हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशन, आप कुछ बात करो, अपनी कैलकुलेशन हर एक की अलग होती है साहब। खैर, तो साहब सब कुछ चला गया, और उसके बाद हमारे घर से सामान बिकने लगा, कुछ ना कुछ टेबल कुर्सियां बिकने लगी, टू गेट फूड फॉर।
मुझे याद है तकरीबन 1 साल के बाद मेरी बड़ी लड़की जब पैदा हुई तो मैंने अपनी मां के कुछ लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी जाके बेची, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए नहीं थे टू गेट माई डॉटर रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल टू बाय मिल्क दैट नाइट। 1973 की बात कर रहा हूं आपसे। तो मैंने साहब 3 काम करने की शुरू किए, अगले 2 साल सभी में फेल हो गया। 1975 13 नवंबर को तो मैंने फैसला किया कि साहब मैं अब इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। मैं कनाडा गया, यहां से तो टोरंटो में मेरी सिस्टर थी, उसने मुझे स्पॉन्सर किया। तो वहां पे हमने 1 बेडरूम रेंट किया, वहां पे जमीन पे सोते थे। तो मेरी वाइफ MBA है, उसने एक बैंक में जाके $600 महीने की नौकरी ली ताकि घर का खर्चा चलता रहे। और मैं साहब सूट टाई लगा के बाहर निकल जाता था। अब कोई पूछते थे कि भाई क्या काम करते हो? अब ये कहने में तकलीफ होती थी कि बेरोजगार है भाई। मैं कहता था सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है। खैर साल बीत गया साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाई लगा के घूमते हुए, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुई। खैर एक दिन मैं वहां से एक ट्रेड शो से गुजर रहा था, तो मेरे पीछे एक कनेडियन भी आ रहे थे, थोड़ा हैंडीमैन लगे, निक्कर टी-शर्ट पहने हुए। तो मेरे पास आए, मेरा नाम पूछते हैं क्या काम करते? बोले इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मेरे को पूछते भाई कितने पैसे कमा लेते हो? साहब उस दिन होश में आया, ये सोच में आई कि भाई चाहे जितने मर्जी सूट टाई लगा लो, दुनिया 2 मिनट में समझ आती है जेब खाली है भाई। तो मैंने उसको बोला भाई इससे तुम्हारा क्या लेना देना? खैर मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? बोले बिल बियर। मैं कहा क्या काम करते हो? बोले मैं गाड़ियां साइमनाइज करता हूं। अब जिनको मालूम नहीं है साइमनाइज क्या होता है साहब, ये एक थोड़ा अंग्रेजी का बड़ा लफ्ज है, मशीन से गाड़ियां धोना और कुछ नहीं साहब। बोले गाड़ियां साइमनाइज करता हूं। मैंने कहा अच्छा, तुम कितने पैसे बना लेते हो भाई? बोले कभी $40 $50। तो दरवाजे से जैसे हम लोग निकल रहे थे, जैसे कि मेरे दिमाग से उसने एकदम पढ़ लिया हो, मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे रोक के कहता है गाड़ियां साफ करोगे भाई? मैं भी सोचने लगा भाई कब तक खाली पेट घूमेंगे ऐसे। मैंने कहा भैया कितने पैसे दोगे? बोले $5 काटूंगा केमिकल के, बाकी बांट लेंगे आधे आधे। तो मैंने उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, गाड़ियां साफ करना को हाईटेक जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन तुमको थोड़ी चाहिए? अच्छे पैसे बना रहे हो, क्योंकि पैसे बांटने को क्यों तैयार हो गए? बोले गाड़ियां साफ करना अकेले टाइम नहीं गुजरता, कोई बात करने वाला मिल जाए टाइम निकल जाता है, इसलिए बांट रहा हूं और कुछ नहीं है साहब। तो साहब दूसरे दिन गए, हमने गाड़ियां साफ की, $25 दोनों ने बना लिए पॉकेट में। अगले दिन $35 $30 $40 रोज थोड़े 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 पैसे बनते रहे, कुछ ना कुछ खरीदते रहे साहब। तभी मैंने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा कि अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो तो घर घर जाके वो वैक्यूम क्लीनर की डेमोन्स्ट्रेशन किया कीजिए। तो मैंने कहा साहब ये बहुत बढ़िया है साहब, दिन में गाड़ियां साफ करूंगा, शाम को घर जाके वैक्यूम क्लीनर सफा करूंगा साहब। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी पहुंच गया साहब, 200-300 लोग थे वहां पे, खूब मोटिवेशनल लेक्चर दिया उन्होंने और मशीन पकड़ा दी। बोले जाके घर घर जाके डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए और हर डेमोन्स्ट्रेशन के आपको $5 मिलेंगे साहब। अब भी साहब इतने ना समझ थे, समझ ही कुछ नहीं थी। हमने यही समझा कि खाली जाके डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ती है, बेचना नहीं होता साहब।
तो हम अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते थे, वहां पे दरवाजा खटखटाते थे, कोई दरवाजा खोलता था, मैं कहता था साहब आपको वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदना। तो पहले तो तसल्ली हो जाती थी, खरीदना नहीं है भाई, खाली डेमोन्स्ट्रेशन करवा लीजिए, $5 मिल जाएंगे। कुछ लोग तरस खा के कहते थे आओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ लोग बाहर निकाल देते थे। एक दिन मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था एक इंडियन परिवार के, यहां पे हस्बैंड वाइफ सोफा पे बैठे थे, मैं जमीन पे बैठा था। तो ये सज्जन वैक्यूम क्लीनर नहीं देख रहे थे, मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब कुछ गलती हो गई? बोले ना। तो मैंने पूछा कि भैया ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे से पूछता है जिंदगी में कभी लाइफ इंश्योरेंस बेचा है? मैंने कहा भाई मैं वैक्यूम क्लीनर यहां पर रगड़ रहा हूं, तू बात क्या कर रहा है? पूछता है जिंदगी में कभी लाइफ इंश्योरेंस बेचा है? मैंने कहा ना भैया कभी बेचा नहीं है, ना ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे याद है इंडिया में वो एजेंट, वो लूट, वो चुंबक आपकी लाइफ पकड़ लेता था जब तक दस्तखत ना करो साहब, तभी उसको कहते थे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, आपकी लाइफ पकड़ लेता था साहब। तो मैंने कहा साहब मैं जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कभी नहीं बनूंगा साहब। खैर मैंने कहा साहब मैं नहीं लाइफ इंश्योरेंस बेचूंगा। मैंने अपना थैला वाला उठाया, अपना वैक्यूम क्लीनर रगड़ा करके, $5 का काम था मेरा, चल के निकल गए। तो जब साहब सीधे तरीके से काम नहीं होता, आदमी उल्टे तरीके से जाता है। एक ही बिल्डिंग में हम लोग रहते थे और समहाउ उसकी वाइफ का परिचय मेरी वाइफ से हो गया, जान पहचान हो गई। तो उसकी वाइफ मेरी वाइफ को समझाती है कि इनको बोलिए भाई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, ज्वाइन कर ले, ये बहुत अच्छा करियर है। और मेरी वाइफ भी जानती थी कि कब तक इस तरीके से काम चलेगा, गाड़ियां साफ कर करके कब तक जिंदगी चलेगी। एक फैमिली थी, आई हैड अ डॉटर, और मेरी वाइफ मेरा फेलियर रिकॉर्ड भी जानती थी, बहुत अच्छा था साहब। स्कूल में भी मैं पढ़े लिखने पढ़ाकुओं में से, बच्चों में से नहीं था। मैं तो बैक बेंचर था, जो आगे बैठते थे पीछे से लेके रबड़ की गुलेल मारता था साहब बैठ के उनको। और साहब 8वीं क्लास में 6 या 7 सब्जेक्ट्स में से मैं सभी में फेल हो गया एक्सेप्ट 1। तो मेरे प्रिंसिपल ने बुला के मुझे कहा कि बेटा तुम एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। साहब 28 बच्चों में से मेरा 27वां नंबर था, क्योंकि 28वां एब्सेंट था साहब। नो किडिंग साहब। मेरे प्रिंसिपल मेरे पेरेंट्स को बुला के कहते थे इसको बाहर निकालिए स्कूल से, ये स्कूल की एवरेज। साहब मैं एवरेज गिरा रहा था स्कूल की। खैर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा भाई। खैर मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए आपको एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। बोले आप इम्तिहान पास तो कीजिए, अगर पास कर लिया तो एक चॉइस मिल जाएगी लाइफ में आपको। अभी तो चॉइस भी नहीं है भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इम्तिहान में बैठूंगा लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा। खैर मैंने इम्तिहान लिया, रिजल्ट आ गया और मैं क्या हो गया साहब, पास हो गए साहब। अब ये हमको अपने दफ्तर ले गए, जिन्होंने ये सारा चक्कर शुरू किया था, ले गए दफ्तर, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलाया। जैसे पहुंचे वहां पे बहुत बुजुर्ग से आदमी, बहुत तजर्बेदार मैच्योर आदमी, जैसे गया आप कंग्रेचुलेट करके हाथ मिलाते हैं, कहते हैं शेख अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा और तुम्हें टाइम दूंगा सोचने का। मैंने कहा साहब बिल्कुल ठीक, दीजिए। बोले कि साहब अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुझे $150 हफ्ता ड्रॉ दूंगा तुम्हारे को, और तुम्हारे पास टाइम है सोचने का। बोले 30 सेकंड। मैंने कहा साहब आपने बोला था टाइम दीजिएगा। बोले अब 20 सेकंड रह गए। मैंने कहा बोले मैं
बन गया साहब मैं लाइफ इंश्योरेंस। साहब मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जो मैं जिंदगी में बनना नहीं चाहता था। उसके बाद मुझे किताब दी उन्होंने, थोड़ी ट्रेनिंग दी, बोले बेटा जाके बेचो चलो। उसके बाद अगले 3 महीने साहब मैंने जी तोड़ मेहनत की। शीशे में देख के अपने आप को कह सकता हूं कि मैंने 200% मेहनत की। हर इंसान पहचान जाता है, कह सकता है कि मैंने कितनी की। साहब मैंने 200% मेहनत की और मैंने कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब। अब साहब जानिए कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद दोबारा से फिर से ताली बजाइएगा। साहब कितनी सेल मैंने की? ऑलमोस्ट 0। तो साहब मेरा मैनेजर मुझे वापस बुला के कहता है कि भाई मेरे को 35 साल हो गए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, मैंने देखा है कुछ लोग आस्ते शुरू होते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। बोले तब मेरे को कहता है डोंट कम बैक टुमारो। बोला यू आर फायर्ड, गेट आउट। मैंने कहा भाई मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा साहब मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, डॉक्टर, वकील, अटर्नी, अकाउंटेंट नहीं हूं मैं। आई एम अ बीकॉम 3rd डिवीजन, फेल्ड इन माय 10th। आई गॉट अ हैंडीकैप। हाउ डू यू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस? साहब 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 40 साल पहले, सॉरी। उस दिन किसी ने मेरे साथ बहुत कड़क के बात की, एंड आई एम ग्लैड ही डिड। और उसके बाद मेरे को समझ में आई, गुस्सा नहीं था, गुस्से की वजह से वो कड़का नहीं मेरे साथ, उसको तकलीफ थी साहब। तकलीफ की वजह से वो कड़का। और मेरे को कहता है 40 साल पहले, यू शट अप एंड लिसन, यू शट अप एंड लिसन। मेरे को कहता है यू डोंट हैव ए हैंडीकैप, यू हैव अ बैड एटीट्यूड। और कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगियां ही नहीं बल्कि अपनी परिवार की जिंदगियां भी बर्बाद करते हो। और कहता है जानते हो जिंदगी में हैंडीकैप किसके पास है? डॉक्टर, लॉयर, अटर्नी, अकाउंटेंट, दे ऑल हैव हैंडीकैप्स इन लाइफ। मैंने बोला ये तो हमने सुना नहीं कभी, बताइए हाउ डू दे हैव हैंडीकैप्स? तब उसने कहा कि कहता है आप जाके देखिए दुनिया में कहीं पर भी एक वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अटर्नी, इन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है एंड दे आर स्टक, फंसे हुए हैं साहब। वो जनरली ट्रू, एक्सेप्शंस डिफरेंट। दे ऑल हैव चोजन देयर फील्ड, दे आर स्टक। मेरे को कहता है तुमने तो अपना क्षेत्र चुना ही नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आती, दुनिया तुम्हारे लिए ओपन है, द वर्ल्ड इज ओपन टू यू। तो मैंने कहा साहब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसे। कहते नाउ दैट यू आर फायर्ड, ही सेड यू गॉट ऑल द टाइम टू थिंक, ही सेड लीव माय ऑफिस। साहब उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी 30 मील दूर। मेरी चॉइस थी टू कीप और नॉट टू कीप, बिकॉज आई न्यू नेक्स्ट डे आई हैड नो जॉब। और मुझे यह भी मालूम था, I was not sure if I would get paid or not, क्योंकि हमारी हर अपॉइंटमेंट 1 हफ्ता इन एडवांस बनती थी। मैंने साहब फैसला किया कि I'll go for the appointment। शाम को 6:30 बजे मैं गाड़ी चला के जा रहा था। Having failed one after the other in my life, उस शाम को मैं इतना डिप्रेस्ड फील कर रहा था कि न जाने क्या हुआ, एकदम मैं अकेला, आई बर्स्ट आउट इनटू क्राइंग। मैं साहब अकेला रो रहा था, वहां पे गाड़ी चला रहा था
अब मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि एक एडल्ट होने के नाते मेरे को रोटी कमानी नहीं आती है, एक परिवार है, आई डिडंट नो हाउ टू अर्न अ लिविंग। और मैं एक के बाद एक आई वॉज फेलिंग इन माई लाइफ। आई केप्ट क्राइंग, केप्ट प्रेइंग। मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी जिंदगी कहां जा रही है साहब। वो 30 मील का फासला 30 साल जैसे लग रहा था उस रात साहब। उसके बारे में आज बात करना आसान है, उस रात को आसान नहीं था। आधे घंटे के बाद मैं पहुंचा अपनी अपॉइंटमेंट पे, 7 बजे थे। मैंने अपने आप को संभाल के ऊपर गया, बेचना शुरू किया। 7 बजे मैं गया, जब तक उसने घड़ी देखी 11:30 बज चुके थे। 4.5 घंटे। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को लूट कहते हैं साहब, कोई हटता ही नहीं वहां से। मेरे को कहता है जानते हो क्या टाइम हो गया है, मुझे कल काम पे जाना है। ये पोलाइट तरीका है कहने का कि आप जाओ। आप समहाउ उस रात को मैं जा नहीं रहा था वहां से। 11:30 बजे न जाने क्या हुआ, इसको मेरे को देख के कहता है कि भैया तुम्हारे से जान छुड़ाने के अब क्या लगेंगे। मैंने सोचा रेट पूछ रहा है। मैंने किताब खोली और इसके एज देखा, इंश्योरेंस के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने बोला कि साहब $27.58, $27.58। कहता है यू श्योर? मैंने कहा यस, $27 एंड मेरे को कहता है कि 4.5 घंटे पहले क्यों नहीं बोल दिया मेरे को। चेक निकाल के $27 का चेक बना के कहता है ये पकड़ो, बाहर जाओ भाई साहब। दैट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट सेल्स। मैं रात को 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे घर आया। दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस गया और अपने मैनेजर के पास मैंने कहा कि जो आज एक एप्लीकेशन है मेरे पास, छोटी है लेकिन चेक के साथ है, क्योंकि बिना चेक के एप्लीकेशन की कोई कीमत नहीं साहब। मैंने कहा चेक के साथ है। मैंने कहा भैया मुझे रहने दोगे यहां पे, क्योंकि अगर आप मुझे आज निकाल दोगे तो मुझे मालूम नहीं कहां जाना है मुझे, और खाली एक जगह मालूम है, गाड़ियां साफ करना, और मैं अब करना नहीं चाहता। मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। मैं एक कमिटमेंट तुमसे करता हूं साहब, ध्यान दीजिएगा, मैं एक कमिटमेंट तुम्हारे से करता हूं कि मैं तुम्हारे को मेरी मेहनत की वजह से तुम्हें जिंदगी में कभी शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे आप रहने दीजिए यहां पे। मेरे को देख के कहता है शिव तेरी छोटी एप्लीकेशन नहीं है, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। और दूसरी चीज कहता है कि मैं तुझे आज यहां पे तब रहने दूंगा अगर तू एक कमिटमेंट कर, मेरे साथ नहीं, अपने साथ और अपने परिवार के साथ, तब मैं तुझे रहने दूंगा यहां पे। साहब उस दिन मैंने कमिटमेंट की और वो मेरी जिंदगी में एक मोड़ था। हर एक की जिंदगी में कोई न कोई मोड़ जरूर आता है, यस नो, बिल्कुल। मेरी जिंदगी में एक मोड़ था, वो उसने एप्लीकेशन वापस ली। और साहब उस दिन, उस साल मैंने $1 मिलियन की इंश्योरेंस बेची। अगले साल $3 मिलियन, उसके बाद $5 मिलियन, उसके बाद $1 मिलियन राउंड टेबल। आप लोगों ने किसी ने नाम सुना है साहब, MDRT? जब मैं किताब लिख रहा था तो मैंने MDRT को खबर फोन किया कि साहब मुझे बताइए कितने साल में क्वालिफाई किया था। सो दे सेड कि 4 साल क्वालिफाई किया था बिफोर आई मूव्ड ऑन। मैं अमेरिका मूव किया, गॉट इनटू 3 बिजनेसेस। 1984 में मैंने कैलिफोर्निया की एक कंपनी खरीदी, न्यू जर्सी की ऑपरेशन की, स्टार्टेड विद नो क्लाइंट्स, और मैंने अपनी कंपनी बेची है विद क्लोज टू ओवर 500 क्लाइंट्स फॉर अ डिसेंट सम। साहब मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी जिंदगी क्यों शेयर कर रहा हूं?
एक पिछले 40 साल इतने आसान नहीं गुजरे साहब। जानते हैं, लोग सिर्फ देखते हैं सफल लग रहा है, वो सिर्फ सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते। यस नो। और जानते क्या कहते हैं? किस्मत अच्छी साहब इसकी।